हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनर्जी लेवल डायग्राम और बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड सबके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए एकदम बेसिक थ्योरी है। ये पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एनर्जी लेवल और बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल देखते हैं। हमें पता है कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जितने भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम में जितने भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। हर एक ऑर्बिट की, अगर ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, तो हर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट तीनों का अपना एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। और ये माना गया है, इवन ये देखा भी गया है कि जो भी न्यूक्लियस से जिसकी भी रेडियस R1, R2 एंड R3, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये देखा गया है कि न्यूक्लियस से ऑर्बिट जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो जितना बड़ा ऑर्बिट उतना ही ज़्यादा उसकी एनर्जी। तो ये माना जा सकता है कि E1 इज़ लेस देन E2 इज़ लेस देन E3, ठीक है। तो आप ये डिफाइन कर सकते हो कि लार्जर द ऑर्बिट ग्रेटर इज इट्स एनर्जी। आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब अगर वो एनर्जी लेवल क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एनर्जी ऑर्बिट में है वही एनर्जी, वो सेम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हैव दैट मच एनर्जी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में होंगे उतने ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का होगा। मीन्स अगर मेरे पास E3 में मान लो E3 में हमारे पास 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अगर E3 का एनर्जी है 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर E3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच, ठीक है। ईच इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माना जाए, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एनर्जी पोजेस मोर एनर्जी देन द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पोजेस मोर एनर्जी, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स पोजेस मोर एनर्जी देन द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो E3 पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सारी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होगा E1 और E2 के एनर्जी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको, ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसको मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से भी डिनोट कर सकती हूँ। कैसे? ये अगर रेडियाई है आपका R है आपका, ये अगर R है आपका और ये आपका एज ऑफ न्यूक्लियस है, तो R1 पे एनर्जी इतनी होगी, R2 पे एनर्जी इतनी होगी, R3 पे एनर्जी इतनी होगी, R4 पे एनर्जी इतनी होगी। तो जैसे और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके समझाती हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर मैं चेंज कर दूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर एज ऑफ न्यूक्लियस है तो R1 की एनर्जी R1, R2, R3
तो आप देख रहे हो ये एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि R1 की जो एनर्जी है वो कम है, R2 की उससे थोड़ी सी ज़्यादा, R3 की उससे ज़्यादा है। ये फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जितना लार्ज ऑर्बिट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर ऑर्बिट पे है उसकी एनर्जी इनर ऑर्बिट से ज़्यादा है। ठीक है, एंड अब एनर्जी लेवल डायग्राम से क्या देखा मैंने कि ऑर्बिट जो भी लार्जर ऑर्बिट है उसका जो एनर्जी लेवल है वो हाई होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो एनर्जी लेवल R3 का सबसे ज़्यादा है, R2 का उससे कम है और R1 का सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि द लार्जर द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द ग्रेटर इज इट्स एनर्जी एंड हायर इज द एनर्जी लेवल हायर होगा। इसी से अब हम डिफाइन करेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी लेवल आप लोगों को समझ में आ गया। एनर्जी बैंड ना, मैंने यहाँ पर आपको बताया क्या, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक एटम के बारे में बताया। अब आप कंसीडर करो कि कोई भी एक मटेरियल है तो क्या उसमें सिर्फ एक ही एटम होगा? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आप लोगों ने। तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, एकदम भरे हुए रहते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई भी एटम है, अगर मैंने ये सोचा कि ये मेरा एक कॉपर है, अगर ये कॉपर है तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सभी एटम्स का क्या होगा, अपना एक स्ट्रक्चर होगा, अपना एक ऑर्बिट होगा। वैसे ही दूसरे एटम का, वैसे ही तीसरे एटम का अपना ही होगा इनका। तो ये जो एटम्स हैं, अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से अब आप ये कह सकते हो कि मैम ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट तो सेम है इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, बट अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि स्लाइटली डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। थोड़ा सा मीन्स आप कंसीडर कर सकते हो कि जो डिफरेंस होगा वो 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, या 0.0009 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके ये डिफरेंस होता है ऑर्बिट में। अगर सेम एटम है, एटम्स का ऑर्बिट भी सेम है अगर दो एटम्स की, बट उसकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट ऐसे होगा, इतना ही स्लाइट डिफरेंस होता है। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट अगर करें तो इतना ही डिफरेंस आएगा, एक रेंज हो जाता है थर्ड ऑर्बिट। तो ये जो रेंज आ रहा है ना आपका, इसको हम बैंड कहते हैं। ये जो रेंज आया ना, ये जो रेंज है, अपर रेंज और लोअर रेंज को मैं एक बैंड के रूप में देखने लगा था। हम इसको एक बैंड के रूप में कंसीडर कर लेते हैं, एक बैंड के रूप में। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट ऑर्बिट E1 बैंड, E2 बैंड, E3 बैंड, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए ये फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकेंड बैंड हो गया, एंड दिस इज योर थर्ड बैंड। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम ये कहेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन
in a solid influenced by the closely packed neighboring atom. The electron in any orbit of such an atom can have a range of energy rather than a single electron. Obviously रेंज ऑफ एनर्जी होगा. अगर रेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है, सेम एनर्जी होगा, तो इट वायलेट्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो इसीलिए एटम कैन हैव अ range of energy rather than a single energy. This is known as energy band. और जो रेंज ऑफ एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सॉलिड में, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रेंज होता है, उसको ही हम कहते हैं एनर्जी बैंड. ठीक है. तो एनर्जी बैंड जब हम पढ़ेंगे तो हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बैंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हम दो तरीके का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंड है वो पढ़ते हैं. वन इज़ योर वैलेंस एंड सेकेंड इज योर कंडक्शन बैंड. वन इज़ योर वैलेंस बैंड, सेकेंड इज़ योर कंडक्शन बैंड. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दोनों बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि विच मटेरियल इज, विच सॉलिड इज कंडक्टर, विच सॉलिड इज इंसुलेटर, विच सॉलिड इज सेमी कंडक्टर. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा पोज किया जाता है, या जो एनर्जी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल के रेंज में आता है, उसी को हम वैलेंस बैंड कहते हैं. ठीक है. द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by valence electrons is known as valence band. अब वैलेंस बैंड जो है वो मे बी पार्शियली और कम्प्लीटली फील्ड होगा. आपको भी पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कुछ. तो वैलेंस बैंड जो होगा वो मे बी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होगा या फिर पार्शियली फील्ड होगा. इस पार्शियली एम्प्टी होगा. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब हम पीएन जंक्शन डायट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के वो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे. उसके उस टाइम मैं आपको इस चीज़ को और एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. तो वैलेंस बैंड हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी रेंज जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी रेंज को हम वैलेंस बैंड कहते हैं. ठीक है. नाउ कंडक्शन बैंड. तो कंडक्शन बैंड वो एनर्जी होता है जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एनर्जी रेंज में पाया जाता है. जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा भी एनर्जी अगर गेन करते हैं तो वो हायर स्टेट एनर्जी में चले जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो हायर स्टेट एनर्जी में जाते हैं उसकी वजह से ही करंट फ्लो होता है. तो जो भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि थोड़ा सा एनर्जी मिलने के साथ ही हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाता है, तो वो एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना होके अब क्या हो गया, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया. तो जो रेंज होगा, मतलब जो भी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी जो एक एनर्जी रेंज होगी वो हायर कौन से रेंज तक जा सकता है,
फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एनर्जी अगर मैंने प्रोवाइड किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद आया, वैसे ही एनर्जी बढ़ाते 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 एक सर्टेन एनर्जी पे इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता, इससे ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा सकता। तो ये जो पूरा रेंज है ना, इसको कहेंगे हम कंडक्शन बैंड, CB कंडक्शन बैंड। अब मैंने आपको बताया कि कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो करने के लिए। तो अगर किसी सॉलिड का कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली हो, वैकेंट हो, तो ये माना जाता है कि उसमें करंट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, और ऐसे सब्सटेंस को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि इंसुलेटर हैव एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और एनी बैंड, any material or any solid have empty conduction band is known as insulator। दोनों तरह से हम कह सकते हैं। और कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मैं अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, वो क्या होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, और आप इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। विद इन द मटेरियल को, सॉलिड को ये छेद करके नहीं निकलेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड पढ़ लिया। अब है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ योर कंडक्शन बैंड। हमेशा कंडक्शन बैंड ऊपर होगा, कैसे पता, क्योंकि वैलेंस बैंड जब एनर्जी गेन करेगा तब ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और वैलेंस बैंड हमेशा कंडक्शन बैंड से नीचे लाई करेगा। तो ट्रांजिशन जो होगा वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे होगा, तभी यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो ये जो गैप है इसको कहते हैं एनर्जी गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक एनर्जी लेवल है, पर ये एनर्जी लेवल फॉरबिडन है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ये फॉरबिडन है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे जगह हैं, कहीं भी आप घूमने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आपकी एंट्री नहीं होती है, तो उस जगह को हम फॉरबिडन एरिया भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप पे भी डिपेंड करता है कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा सॉलिड है, वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जितने भी एनर्जी स्टेट होंगे, उस एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुक सकते, उनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फॉरबिडन होता है, इसीलिए इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। तो जितना भी एनर्जी गैप होगा, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो ऐसे मटेरियल के लिए माना जाता है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगा, विच इज़ एनर्जी नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। सोचो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड है, तो हम थोड़ा सा अगर उसको एनर्जी देंगे तो वो कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन के लिए हमें हाई एनर्जी देना पड़ेगा। हाई एनर्जी का मतलब कि ये एक फॉरबिडन गैप एनर्जी को कवर कर सके। तो इसीलिए उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसुलेटर है तो हम उसको बहुत हाई एनर्जी देंगे, उसका वो टाइटली बाउंड है अपने न्यूक्लियस से, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतना ही उसका एनर्जी गैप होगा। समझ में आया?
ना। तो अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो आपका वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाए, तो उसके लिए हम इसको बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी देंगे, तभी ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सटर्नल एनर्जी हम, मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी हम कितना प्रोवाइड करेंगे, जितना उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप कम हुआ तो हमें कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम बना के इस लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। दिस इज़ अ कंडक्शन बैंड, this is a valence band, forbidden energy, forbidden एनर्जी गैप। इस डायग्राम को हमेशा याद रखना। अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हम पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि विच इज़ कंडक्टर, विच इज़ इंसुलेटर एंड विच मटेरियल इज़ सेमीकंडक्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।